नवीन मैनर में विजयलक्ष्मी को रुद्र की जरा भी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे यकीन था कि हवेली के सभी बॉडीगार्ड्स पूरी तरह से पेशेवर और प्रशिक्षित हैं, और रुद्र तो बस एक आम इंसान था। इसलिए चाहे वह कितना भी माहिर क्यों न हो, उन सभी बॉडीगार्ड्स का मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। इस वक्त प्रिया लगातार विजयलक्ष्मी से गुजारिश कर रही थी कि वह रुद्र को बख्श दे। वह सचमुच नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रुद्र को चोट पहुंचे। लेकिन तभी वो नौजवान जो पहले खबर लेकर आया था, वो फिर से विजयलक्ष्मी के कमरे में हाफता हुआ दाखिल हुआ। मिस विजयलक्ष्मी, वो आदमी बहुत ताकतवर है, हमारे लोग उसे रोक नहीं पाए। वो विला के अंदर आ चुका है। विला के अंदर घुसते ही उस नौजवान ने विजयलक्ष्मी को चिल्लाते हुए बताया। ये सुनकर वो सन्न रह गई। उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव था और उसने दबी आवाज में उस नौजवान से पूछा, तुमने अभी क्या कहा? हमारे बॉडीगार्ड्स उस आदमी का मुकाबला नहीं कर पाए। नौजवान ने हड़बड़ी में दोहराया, यह कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग मिलकर अकेले रुद्र को नहीं संभाल पाए। विजयलक्ष्मी के चेहरे पर हैरानी थी और वो सीधे खिड़की के पास गई और बाहर झांका। इस समय हवेली के सभी बॉडीगार्ड जमीन पर बेहोश पड़े थे, लेकिन रुद्र कहीं नजर नहीं आ रहा था। आखिर कौन है ये रुद्र? ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? विजयलक्ष्मी की आंखें आश्चर्य से भरी थी। तभी दरवाजे पर जोरदार आवाज हुई। रुद्र ने दरवाजा लात मारकर खोल दिया और प्रिया ने सहजता से सिर घुमाकर देखा। वह दरवाजे पर भावहीन खड़ा था। रुद्र! प्रिया चिल्लाई और भागकर उसके पास पहुंची। उसे कसकर गले लगा लिया। उसका चेहरा तनाव से भरा था और उसने पूछा, रुद्र, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं, उसने शांति से उसे जवाब दिया। एक बहुराष्ट्रीय निगम की चेयरमैन होने के नाते विजयलक्ष्मी ने रुद्र के कमरे में घुस आने के बावजूद धैर्य बनाए रखा। उसने रुद्र से धीमी आवाज में पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? मैं प्रिया को अपने साथ ले जाना चाहता हूं, उसने भी उसी शांति से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर विजयलक्ष्मी हल्के से मुस्कुराए बिना न रह सकी और ठंडे लहजे में बोली, तुम्हारे पास मेरी बेटी को ले जाने का क्या हक है? वो मेरी मंगेतर है, उसने उदासीनता से जवाब दिया और प्रिया का हाथ पकड़ा, कमरे से बाहर निकलने का इरादा करते हुए। रुद्र, अगर तुमने आज मेरी बेटी को ले जाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी पछतावे में गुजार दूंगी। मैं विजयलक्ष्मी हमेशा अपनी बात पर कायम रहती हूं। विजयलक्ष्मी आखिरकार थोड़ा परेशान हुई और रुद्र पर जोर से चिल्लाई, तुम्हारे पास मुझे धमकाने का कोई अधिकार नहीं है। रुद्र ने सिर घुमाया, विजयलक्ष्मी को तिरस्कार से जवाब दिया और आगे बढ़ता रहा। प्रिया, क्या तुम सचमुच इस आदमी के साथ जाने का इरादा रखती हो? अगर तुम इसके साथ जाने का फैसला करती हो तो फिर कभी वापस मत आना। तुम्हारी मां, मैं तुम्हारी नहीं रहूंगी। यह देखकर कि रुद्र अब उससे नहीं डर रहा था, विजयलक्ष्मी ने प्रिया के साथ भावनात्मक चाल चलनी शुरू कर दी। प्रिया समझ गई कि उसे रुद्र और विजयलक्ष्मी के बीच चुनाव करना होगा। एक तरफ उसकी मां थी और दूसरी तरफ उसका मंगेतर, जिससे वो 6 महीने से भी कम समय से मिली थी। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या फैसला करे। रुद्र, क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूं? उसने ऊपर देखते हुए गंभीर स्वर में उससे पूछा। तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, रुद्र ने शांति से जवाब दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया और विजयलक्ष्मी की ओर देखते हुए कहा, मां, मैं आपकी कठपुतली नहीं हूं। मेरे अपने विचार हैं। मैं वो सब नहीं करूंगी जो आप मुझसे कहेंगी। मैं अपने देश वापस जाना चाहती हूं और मैं रुद्र के साथ रहना चाहती हूं, इसलिए मैं उसके साथ जा रही हूं। उसकी बातें सुनकर विजयलक्ष्मी हैरान रह गई। उसके चेहरे पर सदमे का भाव था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि अपने और रुद्र के बीच के चुनाव में प्रिया रुद्र को चुनेगी। चलो चले, रुद्र ने धीरे से प्रिया से कहा। मां, मुझे माफ करना। प्रिया ने विजयलक्ष्मी के लिए बस ये शब्द छोड़े और रुद्र के साथ जाने की तैयारी की। गहरी सांस लेते हुए विजयलक्ष्मी बहुत देर तक हिचकिचाती रही। आखिरकार उसने अपनी पोशाक से निकाली हुई बंदूक का इस्तेमाल किए बिना रुद्र को प्रिया को ले जाते हुए देखने का फैसला किया।
विजयलक्ष्मी समझ गई थी कि रुद्र सही कह रहा था। अगर वो प्रिया के सामने उसे मार देती तो उसकी बेटी शायद उसे कभी माफ नहीं कर पाती। फिर वह प्रिया का इस्तेमाल अपने मकसद के लिए जारी नहीं रख पाती। इसलिए वो विवश होकर रुद्र को प्रिया को ले जाते हुए देखती रही। रुद्र प्रिया को लेकर नवीन मैनर से निकल गया और सीधे उस कार की तरफ बढ़ा जहां संकेत था। मिस्टर रुद्र, आप वापस आ गए? संकेत ने प्रिया पर एक नजर डाली और घबराते हुए पूछा। हाँ, अब होटल चलते हैं, रुद्र ने शांति से कहा। ठीक है ठीक है, संकेत ने हकलाते हुए जवाब दिया और कार स्टार्ट कर दी। जब रुद्र ने पहले संकेत को बताया था कि वो किसी को चुराने जा रहा है तो संकेत ने सोचा था कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि रुद्र सचमुच नवीन मैनर से एक महिला को छीन कर ले आएगा। इस समय प्रिया को अभी तक कुछ समझ नहीं आया था कि क्या हो रहा है, इसलिए वो अब भी सदमे में थी और उसके चेहरे पर तनाव था। मिस्टर रुद्र, एक कार लगातार हमारा पीछा कर रही है, क्या मुझे उन्हें चकमा देना चाहिए? संकेत ने फुसफुसाते हुए रुद्र से पूछा। जरूरत नहीं है, रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया। ठीक है, संकेत ने सिर हिलाया और ड्राइविंग जारी रखी। गहरी सांस लेने के बाद प्रिया ने रुद्र की ओर मुड़कर पूछा, रुद्र, ये सब क्या हो रहा है? जब हम होटल पहुंच जाएंगे तब मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा, उसने धीमी आवाज में उसे जवाब दिया। ठीक है, प्रिया को रुद्र पर पूरा भरोसा था। वह जानती थी कि वह चाहे जो भी करे उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। करीब आधे घंटे बाद रुद्र और प्रिया एक 5 स्टार होटल पहुंचे। यह होटल काफी मशहूर था, इसलिए यहां सुरक्षा बहुत सख्त थी। रुद्र को चिंता थी कि कहीं विजयलक्ष्मी के आदमी उन्हें ढूंढते हुए न आ जाए। वो ये भी जानता था कि अगर विजयलक्ष्मी के आदमी आए भी तो वो उनसे अकेले निपट नहीं पाएगा। रुद्र प्रिया के पीछे पीछे कमरे में गया। प्रिया सोफे पर बैठ गई और पूछा, रुद्र, ये सब क्या चल रहा है? मेरी माँ ने अचानक मुझे वापस जाने से क्यों रोक दिया? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं फंसी हुई हूं? एक पल हिचकिचाने के बाद रुद्र ने सोल रिटर्निंग पिल निकाली और धीरे से कहा, प्रिया, जो कुछ मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे समझना अभी तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो ये गोली खा लो। इसे खाने के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। प्रिया ने रुद्र के हाथ में रखी गोली को देखा। उसकी आंखों में उलझन का भाव झलक गया। उसने माथे पर शिकन डाली और पूछा, ये क्या है? रुद्र ने कहा, जैसे ही तुम ये गोली खाओगी तुम्हें अपनी सभी यादें वापस मिल जाएंगी। प्रिया ने पलकें झपकाई। सच में? रुद्र ने सिर हिलाया। सच में। प्रिया मुस्कुराई और चिढ़ाते हुए बोली, क्या तुम्हें चिंता नहीं है कि अगर मुझे ये गोली खाने के बाद तुम्हारे बारे में कुछ बुरा याद आ गया तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी? रुद्र ने प्रिया को असामान्य रूप से गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा। अगर तुम सच में ऐसा करना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हालांकि ये यादें तुम्हारी हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें ढूंढ पाओगी। मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हारा इस्तेमाल करे। प्रिया ने गहरी सांस ली और सोल रिटर्निंग पिल ले ली। 2 सेकंड हिचकिचाने के बाद उसने गोली अपने मुंह में डाली। अगले ही पल प्रिया के चेहरे पर दर्द की झलक दिखाई दी। प्रिया ने अपने सिर को कसकर पकड़ लिया। रुद्र, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। उसके दिमाग में अनगिनत तस्वीरें बाढ़ की तरह आ गई। शायद जानकारी इतनी ज्यादा थी कि प्रिया उसे संभाल नहीं पाई। ये नजारा देखकर रुद्र हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रुद्र ने उत्साह में चिल्लाया, प्रिया, क्या तुम ठीक हो? प्रिया, लेकिन प्रिया ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दर्द में चीखने के बाद वह सोफे पर गिर गई और बेहोश हो गई। रुद्र ने उत्साह में चिल्लाया, प्रिया प्रिया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। रुद्र ने घबराहट में अपना फोन ढूंढा और निहाल को डायल किया। निहाल ने तुरंत कॉल उठाया। मिस्टर सिंघानिया, क्या हुआ? रुद्र ने चिंता में चिल्लाया, निहाल, अभी मेरे गुरु के पास जाओ और उनसे पूछो कि सोल रिटर्निंग पिल लेने के बाद क्या दुष्प्रभाव होते हैं। प्रिया इसे खाकर बेहोश क्यों हो गई? निहाल ने सहमत होते हुए कहा, ठीक है मिस्टर सिंघानिया,
मैं अभी मास्टर प्रदीप से पूछ कर आता हूं। और उसने फोन काट दिया। रुद्र चिंतित भाव से प्रिया के बगल में खड़ा रहा। उसे नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वह तो इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं था कि प्रिया जागेगी भी या नहीं। आधे घंटे बाद आखिरकार निहाल का फोन बजा। रुद्र ने जल्दी से फोन उठाया और उत्साह में पूछा, प्रेसिडेंट निहाल, क्या हो रहा है? निहाल ने समझाया, मिस्टर सिंघानिया, आपको इतना चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मास्टर प्रदीप ने कहा कि ये एक सामान्य स्थिति है। आखिर मिस मेहरा को 20 साल से भी ज्यादा पुरानी अपनी सभी यादें वापस मिली हैं। इन यादों में बड़ी मात्रा में जानकारी है। एक सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क को उन्हें पचाने में कुछ समय लगता है। मिस मेहरा के मस्तिष्क ने तनाव के कारण सहज रूप से प्रतिक्रिया दी होगी, जिसके कारण वह बेहोश हो गई। रुद्र का मूड निहाल की बातें सुनकर तुरंत बेहतर हो गया। इसका मतलब है कि प्रिया अब ठीक है ना? निहाल ने जवाब दिया, हाँ, मिस मेहरा ठीक है। रुद्र ने गहरी सांस ली और आगे पूछा, तो क्या मेरे गुरु ने बताया कि प्रिया कब तक जागेगी? निहाल ने कहा, यह मिस मेहरा की शारीरिक क्षमता पर निर्भर करता है। सामान्य परिस्थितियों में वो निश्चित रूप से 5 दिनों के भीतर जाग जाएंगी, लेकिन कुछ लोग 3 दिनों में भी जाग जाते हैं। रुद्र ने एक लंबी आह भरी और धीमी आवाज में कहा, ओह, अब मैं समझ गया। तुम्हें तकलीफ देने के लिए माफ करना। निहाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर सिंघानिया, औपचारिकता की जरूरत नहीं है। रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया, मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैंने तुम्हें बहुत बार परेशान किया है। और फिर बात जारी रखी, मेरे लिए कुछ भरोसेमंद अंगरक्षक ढूंढो और उन्हें 24/7 होटल की निगरानी करने के लिए कहो। मुझे चिंता है कि विजय लक्ष्मी कहीं प्रिया पर फिर से हमला न कर दे। निहाल ने सहमत होते हुए कहा, ठीक है, और फिर फोन काट दिया। रुद्र ने फोन रखने के बाद सोफे पर लेटी प्रिया पर एक नजर डाली। इस समय प्रिया के चेहरे पर अब पहले जैसा दर्द नहीं था। रुद्र ने एक गहरी सांस ली। हालांकि उसे नहीं पता था कि उसने जो किया वो सही था या गलत, पर रुद्र को लगा कि वे यादें प्रिया की थी, इसलिए उसे अपनी यादें वापस पाने का हक था। रुद्र ने प्रिया की ऊंची एड़ी की सैंडल उतारी और उसे उठाकर बेडरूम में ले गया। बस यूं ही वह चुपचाप बिस्तर के पास बैठा रहा और उसके जागने का इंतजार करता रहा। रात तेजी से गुजर गई। रुद्र को याद नहीं कि वो पिछली रात कब सोया था। जब वह जागा तो सुबह के 10 बज चुके थे। प्रिया अभी भी बेहोश थी, लेकिन वह समय समय पर नींद में बात कर रही थी। इससे साबित होता था कि वो वास्तव में ठीक थी। ये जानकर रुद्र को राहत मिली कि वह ठीक है। खट खट। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। रुद्र तेजी से दरवाजे तक गया और पीप होल से बाहर झांका। संकेत टेम्पल को देखने के बाद उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलने के बाद संकेत ने कहा, मिस्टर सिंघानिया, कोई आपसे मिलना चाहता है। रुद्र ने माथे पर शिकन डाली और पूछा, कौन है? संकेत ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता कि वो कौन है। उसने कहा कि आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के बाद ही वह बता सकती है कि क्या मामला है। रुद्र ने उदासीनता से कहा, ये शायद विजय लक्ष्मी के लोग होंगे। किसी और को नहीं पता होना चाहिए कि मैं यहां हूं। रुद्र एक पल के लिए झिझका, फिर बोला, क्या निहाल के अंगरक्षक आ गए हैं? हाँ, वे आ गए हैं। संकेत ने सिर हिलाया। ठीक है, अब जाओ और होटल मैनेजर से बात करो। मेरे लिए पूरा होटल बुक कर दो। फिर अंगरक्षकों को दरवाजे पर पहरेदारी के लिए लगाओ। किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं है। इस कमरे के दरवाजे पर भी 2 लोगों को तैनात करो। अगर कोई अंदर आता है तो उसे देखते ही गोली मार दो, रुद्र ने कहा। रुद्र की बातें सुनकर संकेत थोड़ा हैरान दिखा। तो क्या आप अब भी उस शख्स से नहीं मिलना चाहते? मैं इन चीजों को निपटाने के बाद उनसे मिलूंगा। रुद्र ने शांत लहजे में संकेत को जवाब दिया। ठीक है। हालांकि संकेत को यह समझ नहीं आया कि रुद्र ऐसा क्यों कर रहा है, पर उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। उसने रुद्र के आदेशों का जल्दी से पालन किया। आधे घंटे बाद संकेत वापस रुद्र के कमरे में आया। मिस्टर सिंघानिया, मैंने आपके निर्देशानुसार काम कर दिया है। अब इस होटल में कोई और नहीं है। यहाँ मौजूद हर कोई हमारा अंगरक्षक है। अच्छा, रुद्र ने सिर हिलाया और आगे कहा,
अगर मेरी मंगेतर को कुछ भी होता है तो मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा, समझे? मैं जानता हूं। संकेत ने सिर हिलाया। अब मुझे उस शख्स से मिलवाओ, रुद्र ने हल्के से कहा। मिस्टर सिंघानिया, कृपया यहां आइए। संकेत ने रुद्र के लिए जल्दी से रास्ता दिखाया। कुछ मिनट बाद रुद्र ने उस शख्स को देखा। यह पहला मौका नहीं था जब रुद्र इस युवक को देख रहा था। वो इस आदमी को पहले नवीन मैनर में देख चुका था। क्या तुम्हें विजय लक्ष्मी ने भेजा है? रुद्र ने पूछा। युवक ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे रुद्र को जवाब दिया। सही है, प्रेसिडेंट विजय लक्ष्मी आपसे मिलना चाहती है। मेरे पास समय नहीं है, तुम जा सकते हो, रुद्र ने हल्के से कहा। प्रेसिडेंट विजय लक्ष्मी आपसे मिस मेहरा के बारे में बात करना चाहती है, युवक ने जल्दी से कहा। रुद्र ने अपना सिर घुमाया और उस युवक को देखा। 2 सेकंड तक हिचकिचाने के बाद उसने कहा, वो अभी कहाँ है? मुझे वहां ले चलो। रुद्र जानता था कि विजय लक्ष्मी वास्तव में प्रिया की असली मां है, इसलिए उसे कुछ बातें समझानी चाहिए। लेकिन कोई भी बात हो, रुद्र विजय लक्ष्मी को प्रिया का इस तरह से इस्तेमाल करना जारी रखने की इजाजत नहीं देगा। रुद्र के सहमत होने के बाद युवक ने कुछ नहीं कहा। वो खड़ा हुआ और रुद्र को होटल से बाहर ले गया। रुद्र मुड़ा और संकेत की तरफ देखा और हल्के से कहा, मेरी मंगेतर का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ मिस्टर सिंघानिया, संकेत ने जल्दी से सिर हिलाया। 10 मिनट बाद रुद्र उस युवक के पीछे पीछे एक कैफे में पहुंचा। कैफे में प्रवेश करने के बाद युवक रुद्र को एक निजी कमरे में ले गया। इस समय विजय लक्ष्मी शांत बैठी रुद्र का इंतजार कर रही थी। उसने सफेद महिला सूट पहना हुआ था और उसके बाल ऊपर की ओर बंधे थे। वो लोगों को एक मजबूत महिला, स्ट्रॉन्ग वुमन का एहसास दे रही थी। विजय लक्ष्मी ने रुद्र को देखा तो कहा, कृपया बैठिए। रुद्र ने कुछ नहीं कहा और सीधे विजय लक्ष्मी के सामने बैठ गया। फिर उसने पूछा, तुम क्या बात करना चाहती हो? मैं अपनी बेटी के बारे में बात करना चाहती हूं, विजय लक्ष्मी ने हल्के से कहा। अपनी बेटी के बारे में बात? यह सुनकर रुद्र हंसे बिना नहीं रह पाया। फिर उसने उदासीनता से कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच बात करने के लिए और कुछ नहीं है। मैं तुम्हें प्रिया का इस्तेमाल जारी नहीं रखने दूंगा। विजय लक्ष्मी ने दांत पीसे। मैं तुम्हारे और मेरी बेटी के साथ होने पर राजी नहीं होंगी। इस मामले में तुम्हारा कोई अंतिम फैसला नहीं है। तुम सहमत हो या नहीं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम केवल इस बारे में मुझसे बात करने आई हो तो मैं जाता हूं। ये कहने के बाद रुद्र उठकर जाने की तैयारी करने लगा। यहां 50 मिलियन है, ये पैसा लो और गायब हो जाओ। विजय लक्ष्मी ने एक बैंक कार्ड निकाला और मेज पर रखते हुए ठंडे अंदाज में कहा, क्या तुम्हारी रणनीति थोड़ी कमजोर नहीं है? और तुम मुझे 50 मिलियन में दूर भेजना चाहती हो? क्या तुम मुझे कम आंक रही हो? रुद्र ने विजय लक्ष्मी से कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने लालची होगे। बस एक संख्या बताओ और मैं तुम्हें संतुष्ट कर दूंगी, विजय लक्ष्मी ने कहा। मुझे माफ करना, मुझे पैसे की कमी नहीं है और न ही मुझे पैसे में दिलचस्पी है। रुद्र की बातें सुनकर विजय लक्ष्मी का चेहरा थोड़ा बिगड़ गया। उसने भौहें सिकोड़ी और कहा, यह न केवल तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा बल्कि प्रिया को भी। क्या तुम ये जानते हो, वो व्यक्ति जो वास्तव में उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है वो तुम हो, मैं नहीं, रुद्र ने धीमी आवाज में कहा। तुम बहुत भोले हो, विजय लक्ष्मी ने व्यंग्य किया और आगे कहा, क्या तुम मेरी कहानी सुनना चाहते हो? तो बताओ, रुद्र ने हल्के से कहा। मेरा नाम विजय लक्ष्मी है। जिस मिश्रा परिवार से मैं हूं उसे देश के शीर्ष परिवारों में से एक माना जा सकता है। परिवार का बिजनेस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मिश्रा परिवार का प्रभाव निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ट्रैवियो कॉर्पोरेशन जिसमें मैं वर्तमान में हूं, वो तो मिश्रा परिवार के बर्फ के पहाड़ का सिर्फ एक छोटा सा कोना है, विजय लक्ष्मी ने कहा। शीर्ष 10। रुद्र ये सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। विजय लक्ष्मी को शायद ये नहीं पता था कि रुद्र की संपत्ति मिश्रा परिवार की संपत्ति से 10 गुना अधिक थी। हालांकि उसने इस समय अपनी पहचान जाहिर नहीं की। इस क्षण विजय लक्ष्मी ने जारी रखा,
लेकिन हमारे मिश्रा परिवार की सबसे शक्तिशाली चीज बिजनेस नहीं है, बल्कि प्राचीन मार्शल आर्ट्स है। प्राचीन मार्शल आर्ट्स। जब रुद्र ने विजयलक्ष्मी की बातें सुनी तो वो हैरान हुए बिना नहीं रह सका। हाँ, हमारा मिश्रा परिवार एक प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवार है। उस समय हम पुणे में भी प्रसिद्ध थे। हालांकि हमने हाल के वर्षों में प्राचीन मार्शल आर्ट्स के मामलों में शायद ही कभी भाग लिया हो। मिश्रा परिवार का प्रभाव आज भी बरकरार है, विजयलक्ष्मी ने आगे कहा। रुद्र ने आश्चर्य से अपने सामने बैठी विजयलक्ष्मी को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मिश्रा परिवार प्राचीन मार्शल आर्ट्स की दुनिया का हिस्सा होगा। मेरे पिता मिश्रा परिवार की सिर्फ एक साइड ब्रांच से थे, इसलिए मुझे बचपन से ही महत्व नहीं दिया गया। बहुत से लोग तो मेरा मजाक भी उड़ाते थे। मैं मार्शल आर्टिस्ट बनने के योग्य नहीं थी, इसलिए मुझे खुद को अलग साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मैंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर आज की ये उपलब्धि हासिल की है, विजयलक्ष्मी ने अपनी कॉफी पीते हुए कहा। और फिर? रुद्र ने पूछा। विजयलक्ष्मी ने जवाब दिया, बस यहीं पर बात खत्म। ये अविश्वसनीय है कि मैं ट्रैवियो कॉर्पोरेशन की चेयरमैन बन सकती हूँ। इसलिए अब मैं अपनी सारी उम्मीदें सिर्फ प्रिया पर लगा सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वह मिश्रा परिवार की अगली मुखिया बनने की प्रतियोगिता में हिस्सा ले। प्रिया ही मेरी एकमात्र उम्मीद है, विजयलक्ष्मी ने आगे कहा। मैं चाहती हूँ कि प्रिया वो हासिल करे जो मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं कर पाई। तुम मेरा मतलब समझते हो। मिश्रा परिवार का व्यापार साम्राज्य बहुत बड़ा है। अगर प्रिया सच में मिश्रा परिवार की मुखिया बन जाती है तो वो एक चिंता मुक्त जीवन जी सकती है, एक ऐसा जीवन जिससे हर कोई रश्क करेगा। रुद्र ने विरोध करते हुए कहा, लेकिन प्रिया को इन सब चीजों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लगती। विजयलक्ष्मी ने तुरंत खंडन किया, अभी प्रिया कुछ नहीं जानती। भविष्य में वो स्वाभाविक रूप से मेरे इन कठिन प्रयासों को समझेगी। मैंने पहले ही प्रिया के लिए रास्ता बनाने के लिए अपने सारे कनेक्शन इस्तेमाल कर लिए हैं। अब मिश्रा परिवार में बहुत से लोग मेरा समर्थन करेंगे। प्रिया के मिश्रा परिवार के कारोबार को विरासत में लेने की बहुत ज्यादा संभावना है, इसलिए मैं अब कोई दुर्घटना नहीं होने दूंगी। जब आप इतना चाहती हैं कि प्रिया मिश्रा परिवार का कारोबार संभाले, तो आपने उस समय प्रिया को क्यों छोड़ दिया था? रुद्र ने विजयलक्ष्मी से उलझन भरे अंदाज में पूछा। मैंने प्रिया को छोड़ दिया। विजयलक्ष्मी हंसे बिना नहीं रह सकी। फिर उसने सिर हिलाया और कहा, तुम बहुत भोले हो। इस दुनिया में ऐसी कौन सी मां होगी जो जानबूझकर अपने बच्चे को छोड़ दे? मैंने यशवर्धन मेहरा और प्रिया को बचाने के लिए जाने का फैसला किया था। विजयलक्ष्मी की बातें सुनकर रुद्र हैरान हुए बिना नहीं रह सका। बचाने के लिए? विजयलक्ष्मी ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं उन्हें बचा रही थी। उस समय मैं बहुत ज्यादा निशाने पर थी। मिश्रा परिवार में कई लोग मुझ पर नजर रखे हुए थे। उन्हें लगा कि मैं उनकी स्थिति के लिए खतरा हूं, इसलिए उन्होंने मुझसे निपटने के तरीके सोचना शुरू कर दिया। अगर उन्हें उस समय पता चलता कि यशवर्धन मेहरा से मेरा एक बच्चा है, तो वे यकीनन प्रिया को मार डालते। मैं किसी को इस बारे में बता नहीं सकती थी, इसलिए मैं सिर्फ चुपचाप जाने का फैसला कर सकती थी। विजयलक्ष्मी ने सफाई दी। तो अब आप प्रिया को क्यों ढूंढ रही हैं? रुद्र ने पूछा। विजयलक्ष्मी ने रुद्र से आत्मविश्वास से कहा, क्योंकि अब मेरे पास प्रिया को सुरक्षित रखने की क्षमता है। मिश्रा परिवार अब मुझसे निपटने की हिम्मत नहीं करता। वे सब अब मुझसे डरते हैं। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझा। विजयलक्ष्मी ने तुरंत जोर देकर कहा, इसलिए तुम्हें अभी प्रिया से अलग होना होगा, वरना तुम खतरे में पड़ जाओगे और प्रिया और मैं भी खतरे में आ जाएंगे। रुद्र ने उलझन में पूछा, आपने अभी अभी कहा था कि मिश्रा परिवार आपसे डरता है, तो फिर प्रिया अभी भी खतरे में क्यों है? विजयलक्ष्मी ने थोड़ा विराम लिया, फिर आगे कहा, मिश्रा परिवार मुझसे इसलिए डरता है क्योंकि मैंने प्रिया के लिए एक शादी तय की है। दूसरी पार्टी पुणे के एक प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवार का युवा मालिक है। इस व्यक्ति का भविष्य असीमित है और मिश्रा परिवार इस बड़े परिवार को नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। अगर प्रिया इस व्यक्ति के साथ रह सकती है, तो भविष्य में उसके लिए मिश्रा परिवार के कारोबार को विरासत में लेना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर प्रिया अब तुम्हारे साथ रहने का फैसला करती है और इस बड़े परिवार को पता चलता है, तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगी। प्रिया भी खतरे में पड़ जाएगी।
और तुम्हें भी ये बड़ा परिवार ढूंढता फिरेगा। रुद्र ने शांति से कहा, सगाई रद्द की जा सकती है। मेरी भी प्रिया के साथ सगाई हुई है। विजयलक्ष्मी चिल्लाई, तुम्हारी और प्रिया की सगाई बिल्कुल नहीं मानी जाती। उसे लगा कि रुद्र अभी भी उसका मतलब नहीं समझ रहा है। रुद्र ने सीधे पूछा, मेरी सगाई क्यों नहीं मानी जाती? विजयलक्ष्मी ने उत्तेजित होकर चिल्लाया, रुद्र, तुम अब अपनी मौत को दावत दे रहे हो। एक बार जब उस बड़े परिवार को तुम्हारे होने का पता चलेगा तो वे तुम्हें खत्म करने के लिए यकीनन हर तरीका इस्तेमाल करेंगे। उस समय कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। यहां तक कि अगर वह बड़ा परिवार तुम्हें छोड़ भी दे तो मिश्रा परिवार नहीं छोड़ेगा। आखिरकार तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो। रुद्र कुछ नहीं बोला। विजयलक्ष्मी ने देखा कि रुद्र चुप है और बात जारी रखी। मैंने असल में तुम्हें ये बातें बताने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार तुम जितना कम जानो उतना ही बेहतर है। हालांकि चूंकि तुमने इतना पूछ लिया है इसलिए मैं तुम्हें ये मामला साफ साफ समझा सकती हूं। मैं तुम्हारा मतलब समझ गया। प्रिया को मिश्रा परिवार के कारोबार को विरासत में लेने देने के लिए तुमने उसके लिए एक मंगेतर तय किया है। अगर मैं उसके साथ रहता हूं तो वे लोग मुझे मार डालेंगे। रुद्र ने विजयलक्ष्मी को शांति से देखा। विजयलक्ष्मी ने जल्दी से सिर हिलाया, बिल्कुल, मेरा यही मतलब है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी स्थिति कितनी खतरनाक है। रुद्र ने पूछा, क्या प्रिया को इस बारे में पता है? विजयलक्ष्मी ने जवाब दिया, प्रिया को अभी पता नहीं है। मैं उसे तुमसे अलग होने के बाद इस बारे में बताने की योजना बना रही हूं। रुद्र ने विजयलक्ष्मी पर गुस्से में चिल्लाया और आगे कहा, जब प्रिया को इस बारे में पता नहीं है तो आपने उसके लिए शादी का समझौता क्यों किया? आपने इतनी सारी सफाई दी है, लेकिन क्या आप प्रिया को अपने औजार की तरह नहीं इस्तेमाल कर रही हैं? मैंने पहले भी कहा है, मैं किसी को भी प्रिया का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दूंगा। अगर प्रिया मेरे साथ रहना चाहती है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तुम। विजयलक्ष्मी अचानक खड़ी हो गई और रुद्र को घूरने लगी। उसका चेहरा असाधारण रूप से गुस्से में था। मैं आपको बताना भूल गया कि मिश्रा परिवार और जिन प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवारों का आपने जिक्र किया है वे मेरे सामने कुछ भी नहीं है। अगर वे मुझसे निपटना चाहते हैं तो मैं किसी भी समय उनसे लड़ूंगा, लेकिन मैं प्रिया को किसी को नहीं दूंगा। रुद्र फिर खड़ा हुआ और जाने की योजना बनाई। विजयलक्ष्मी खड़ी हुई और चिल्लाई, रुद्र, अगर तुम्हारे पास सचमुच इतनी क्षमता होती तो मैं तुम्हारे अपनी बेटी के साथ होने का इंतजार नहीं कर सकती थी। लेकिन ये सब सिर्फ तुम्हारे अहंकार का काम है। तुम्हें देर सवेर अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी। विजयलक्ष्मी की बातें सुनकर रुद्र हंसे बिना नहीं रह सका। फिर उसने हल्के से कहा, अहंकार नहीं, असल में अहंकारी तो आप है, मैं नहीं। विजयलक्ष्मी की बातें सुनकर रुद्र को आखिरकार पूरी बात समझ में आ गई। विजयलक्ष्मी ने प्रिया और यशवर्धन मेहरा को सुरक्षित रखने के लिए उनसे दूरी बना ली थी। अब वो प्रिया को मिश्रा परिवार का कारोबार विरासत में दिलाना चाहती थी और प्रिया की जानकारी के बिना ही उसके लिए एक मंगेतर तय कर दिया था। यह मंगेतर संभवतः पुणे के किसी बड़े प्राचीन मार्शल आर्ट्स परिवार से था। अगर प्रिया रुद्र के साथ बनी रहती तो सिर्फ रुद्र ही नहीं बल्कि वह भी खतरे में पड़ जाती। साथ ही विजयलक्ष्मी की लंबी योजना भी असफल हो जाती। हालांकि रुद्र ने विजयलक्ष्मी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। विजयलक्ष्मी से अलग होने के बाद रुद्र होटल लौट आया। चूंकि होटल रुद्र के आदमियों से भरा हुआ था, प्रिया अभी भी काफी सुरक्षित थी। कमरे में घुसने के बाद रुद्र ने बिस्तर पर लेटी प्रिया को देखा। वो हिचकिचा रहा था कि जब वह जागेगी तो उसे सीखी हुई बातों के बारे में बताना चाहिए या नहीं। कुछ मिनटों तक हिचकिचाने के बाद रुद्र ने उसे ये सब बताने का फैसला किया और उसे खुद फैसला लेने दिया। बस इसी तरह 3 दिन जल्दी से बीत गए। हालांकि प्रिया में जागने का कोई संकेत नहीं दिखा। रुद्र घबराने लगा। अगर प्रिया वाकई नहीं जाग पाई तो वह क्या करेगा? प्रिया की आंखें कसकर बंद थी, लेकिन वह कभी कभी नींद में बोलती थी। नींद में सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम था रुद्र। रुद्र ने प्रिया का हाथ कसकर पकड़ा। अपने दिल में चुपचाप प्रार्थना कर रहा था, रुद्र,
इसी पल प्रिया ने अचानक आंखें खोली और धीरे से पुकारा। रुद्र ने देखा कि आंखें खोलने के बाद प्रिया के चेहरे पर थोड़ी उत्तेजना थी और वो जल्दी से चिल्लाया, प्रिया, तुम जाग गई? हाँ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। क्या मैं बहुत देर तक सोई? प्रिया ने सीधा बैठने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो बहुत देर तक बेहोश रही थी और बैठ नहीं पा रही थी। रुद्र ने जल्दी से उसे सहारा दिया और बहुत चिंता से पूछा, प्रिया, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मुझे लग रहा है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी सपने में थी। मुझे पहले की सब कुछ याद आ गया है। प्रिया ने याद करते हुए धीरे से कहा, क्या तुम्हें अब याद है कि तुम कौन हो? रुद्र ने उत्साह से पूछा, बेशक मुझे याद है। मेरे पिता यशवर्धन मेहरा है और मेरी मां सुमित्रा, प्रिया ने धीरे से कहा और फिर रुद्र की ओर मुड़ी। मुझे ये भी याद है कि तुम एक बड़े झूठे हो। उस समय ये तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से ही था कि मैं यूएस आई थी। ओह, जब रुद्र ने प्रिया की बात सुनी तो उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आ गया। प्रिया ने पलकें झपकाई और फिर धीरे से कहा, तुम साफ जानते थे कि मैं उस समय कितनी गुस्से में थी, फिर भी तुमने मुझे अपनी यादें वापस दिलाने की हिम्मत की। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? बेशक डर है, रुद्र ने धीमी आवाज में जवाब दिया और फिर आगे कहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये यादें तुम्हारी हैं। कोई भी इन्हें छीन नहीं सकता। इसके अलावा मैं तुम्हें दूसरों द्वारा इस्तेमाल होते हुए नहीं देखना चाहता। प्रिया ने कुछ नहीं कहा। रुद्र ने पल भर के लिए हिचकिचाया और फिर प्रिया से धीरे से पूछा, तो क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? दरअसल मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं थी। मैं इसलिए चली गई थी क्योंकि मैं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि तुम्हारे दिल में विरासत मुझसे ज्यादा जरूरी थी। मैं इस बात को भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि जिस इंसान से मैं प्यार करती थी उसने मुझसे झूठ बोला। प्रिया एक पल के लिए रुकी और फिर आगे कहा, लेकिन मैंने तुम्हें अब माफ कर दिया है क्योंकि मैं जानती हूं कि तुमने जानबूझकर मुझसे झूठ नहीं बोला था। साथ ही जब मैंने अपनी याददाश्त खो दी थी, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया उसने मुझे छू लिया। मैं अब जानती हूं कि तुम ही वो इंसान हो जो इस दुनिया में वाकई मेरा ख्याल रखता है। मेरे माता पिता तक फायदे के लिए मुझे छोड़ना चुनेंगे। जब रुद्र ने प्रिया की बात सुनी तो उसके चेहरे पर थोड़ी उत्तेजना आ गई। उसे बहुत चिंता थी कि प्रिया उसे माफ नहीं कर पाएगी, लेकिन अब जब उसने वाकई माफ कर दिया था तो रुद्र स्वाभाविक रूप से खुश था। प्रिया ने माथे पर बल डालकर कहा, लेकिन रुद्र, एक बात है जो मुझे अभी भी समझ नहीं आ रही है। वो क्या है? रुद्र ने पूछा। चूंकि मैं विजयलक्ष्मी की बेटी नहीं हूं, तो पितृत्व परीक्षण, पैटर्निटी टेस्ट का क्या मतलब था? मुझे याद है कि तुमने वो अस्पताल चुना था। कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए थी, है ना? प्रिया ने उलझन में पूछा। प्रिया, रुद्र थोड़ा हिचकिचाया, फिर धीरे से फुसफुसाया, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं अब तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा। हालांकि कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें तुम अभी स्वीकार नहीं कर पाओगी। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि तुम वास्तव में विजयलक्ष्मी की बेटी हो। तुम्हारा क्या मतलब है? प्रिया ने आंखें फाड़कर उलझन भरे भाव से पूछा। विजयलक्ष्मी तुम्हारी मां है और यशवर्धन मेहरा तुम्हारे पिता है। खून के रिश्ते से तुम्हारा सुमित्रा से कोई संबंध नहीं है। विजयलक्ष्मी ने तुम दोनों को तुम और यशवर्धन मेहरा की रक्षा के लिए छोड़ दिया था, रुद्र ने धीमी आवाज में कहा। प्रिया ने अविश्वास के भाव से रुद्र को देखा। उसकी आंखों में सदमा था। हालांकि प्रिया को अपनी यादें वापस मिल गई थी, फिर भी कुछ बातें थी जो वो नहीं जानती थी। रुद्र ने प्रिया से कुछ भी छिपाने की योजना नहीं बनाई थी, इसलिए उसने वो सब उसे बता दिया जो वह जानता था। 1 घंटे से अधिक समय के बाद प्रिया गहरे सदमे की स्थिति में थी। उसे विजयलक्ष्मी के बारे में कैसे पता चलता? वो अपनी मां के बारे में कैसे जानती? वो अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कैसे जानती? उसे कैसे पता चलता कि सब कुछ इतना जटिल है? नहीं, मैं अभी विजयलक्ष्मी से मिलने जा रही हूं। मुझे सब कुछ जानना है, प्रिया ने उत्साह से चिल्लाया और खड़े होने के लिए संघर्ष किया। प्रिया, अब शांत हो जाओ, रुद्र ने धीरे से कहा। रुद्र, मैं अब शांत कैसे रह सकती हूं? मुझे विजयलक्ष्मी को ढूंढना है।
मुझे उससे पूछना है कि उसने मेरा इस्तेमाल क्यों किया। साथ ही चूंकि वो मेरी माँ है, मुझे उसके सामने बातें साफ करनी है। मैं, प्रिया, किसी की मोहरे नहीं हूं और जिस इंसान को मैं पसंद करती हूं वो तुम हो। प्रिया ने बहुत गंभीर लहजे में रुद्र पर चिल्लाया। रुद्र ने पल भर के लिए हिचकिचाया और फिर धीमी आवाज में कहा, तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। रुद्र जानता था कि प्रिया के पास विजयलक्ष्मी के लिए बहुत सारे सवाल होंगे। अगर वो विजयलक्ष्मी से नहीं मिल पाई तो वो इन चीजों को स्वीकार नहीं कर पाएगी। इसलिए रुद्र ने संकेत से उसे और प्रिया को नवीन मैनर तक चलाने के लिए कहा। करीब आधे घंटे बाद रुद्र और प्रिया सफलतापूर्वक नवीन मैनर लौट आए। शायद रुद्र के नवीन मैनर में जबरन घुसने की वजह से, हालांकि विजयलक्ष्मी ने पुलिस को नहीं बुलाया, लेकिन उसने अपने बॉडीगार्ड्स की संख्या बढ़ा दी थी। इस समय नवीन मैनर पहले से ही हाई अलर्ट पर था। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और हवेली के अंदर चली गई। इस वक्त हवेली के सभी बॉडीगार्ड्स रुद्र को पहचानते थे। वे ये भी जानते थे कि उसकी ताकत कितनी खतरनाक है, इसलिए उन्होंने रुद्र और प्रिया को रोकने की हिम्मत नहीं की। वे बस प्रिया और रुद्र को विला के अंदर जाते हुए देखते रह गए। जब विजयलक्ष्मी को पता चला कि प्रिया वापस आ गई है तो वह स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साहित थी। वो अपनी पायजामा में ही विला के लिविंग रूम में भाग कर आई और खुशी से चिल्लाई, प्रिया, क्या तुमने सब कुछ सोच लिया? तुम वापस आ रही हो, है ना? मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्रिया ने विजयलक्ष्मी से ठंडे लहजे में कहा। जब विजयलक्ष्मी ने देखा कि प्रिया का चेहरा कुछ उतरा हुआ लग रहा है तो उसने भौहें सिकोड़ी और पूछा, प्रिया, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? चलो मेरे कमरे में चलते हैं। प्रिया ने उदासीनता से जवाब दिया और फिर रुद्र की ओर मुड़कर कहा, रुद्र, मेरा यही इंतजार करो। ठीक है। रुद्र ने धीरे से सिर हिलाया और सोफे पर बैठ गया। प्रिया ने विजयलक्ष्मी से कुछ नहीं कहा और सीधी अपने कमरे की ओर चल दी। विजयलक्ष्मी ने एक पल के लिए झिझकी और फिर प्रिया के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ने लगी। कुछ देर बाद प्रिया अपने कमरे में पहुंची और चुपचाप सोफे पर बैठ गई। प्रिया, क्या हुआ? क्या रुद्र ने तुमसे कुछ कहा? मैं तुम्हें बता दूं, रुद्र एक झूठा है। वो जो कुछ भी कहे उस पर विश्वास मत करना। तुम समझी? विजयलक्ष्मी जानती थी कि प्रिया के साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने प्रिया से झट से बात की। अगर मैं रुद्र पर भी भरोसा नहीं कर सकती तो फिर किस पर करूं? प्रिया ने उदासीनता से जवाब दिया। दरअसल प्रिया बहुत दुखी थी। आखिरकार उसे अभी अभी पता चला था कि वो अपने मां बाप पर भी भरोसा नहीं कर सकती। एकमात्र व्यक्ति जिस पर वह भरोसा कर सकती थी और जो उसे सुरक्षा का एहसास कराता था वो रुद्र ही था। प्रिया, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? विजयलक्ष्मी एक पल के लिए हैरान रह गई और पजल्ड, उलझन भरे भाव से प्रिया से पूछा। अब मासूम बनने का नाटक करने का कोई फायदा नहीं। मेरी याददाश्त वापस आ गई है और मुझे पता है कि क्या चल रहा है। प्रिया ने विजयलक्ष्मी से भावहीन होकर कहा। तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। विजयलक्ष्मी की आंखों में सदमे की एक झलक दिखी। मेरा नाम प्रिया है। मेरे पिता यशवर्धन मेहरा है और मेरी मां सुमित्रा। मेरा जन्म मुंबई में हुआ था और मैं बचपन से वही रही हूं। बाद में रुद्र और मेरे बीच हुए झगड़े की वजह से मैंने यूएस में पढ़ने के लिए आने का फैसला किया। हालांकि तुम्हारे इंतजाम के तहत मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ। फिर तुमने मुझ पर सर्जरी की और जबरदस्ती मेरी यादें मिटा दी। प्रिया ने विजयलक्ष्मी को देखते हुए अपनी बात जारी रखी। विजयलक्ष्मी ने अविश्वास भरे चेहरे से प्रिया को घूरा। वह समझ नहीं पा रही थी कि प्रिया की याददाश्त वापस कैसे आ गई। आखिरकार डॉक्टर ने कहा था कि एक बार सर्जरी हो जाने के बाद उसकी यादें कभी वापस नहीं आ सकती थी। नहीं, ये असंभव है। तुम मुझसे झूठ बोल रही होगी। तुम्हारी यादें वापस नहीं आ सकती। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना? विजयलक्ष्मी ने प्रिया पर चिल्लाया। हाँ, मेरी यादें वापस आ गई है। तुम मानो या न मानो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पहले से ही सब कुछ पता है। तुम तो शुरू से ही बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी। प्रिया ने विजयलक्ष्मी से शांत होकर कहा। प्रिया, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूं। मैं सच में तुम्हारी मां हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है
तो हम अभी मैटरनिटी टेस्ट, मां बेटी का डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं, विजयलक्ष्मी ने तेज आवाज में कहा। विजयलक्ष्मी की बातें सुनकर प्रिया लाचार होकर मुस्कुराई और धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि अब हम दोनों को मैटरनिटी टेस्ट कराने की जरूरत है। तुम मेरी जैविक मां हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ वही चाहती हो जो तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं तुम्हारे लिए महज एक मोहरा हूं। तुमने शुरू से अंत तक बस मेरा इस्तेमाल किया है। तुम जैसी इंसान को मां होने का क्या हक है? प्रिया, बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, विजयलक्ष्मी चिल्लाई और आगे बोली। प्रिया, मैं जानती हूं कि तुम्हें छोड़कर जाना मेरी गलती थी, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी रक्षा कर रही थी। अगर मैं तुम्हें उस वक्त छोड़कर नहीं जाती तो तुम और तुम्हारे पिता दोनों खतरे में पड़ जाते। अब मुझे ये सब बातें समझाने का क्या फायदा है? प्रिया ने ठंडे लहजे में कहा। मुझे पता है कि तुम्हें अभी मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं जो कुछ भी कह रही हूं वो सच है। मेरे पास तुम्हें छोड़कर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। विजयलक्ष्मी ने दृढ़ता से चिल्लाया और आगे कहा, क्या तुम्हें लगता है कि यह फैसला लेना आसान था? अगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती तो मैं पूरा समय तुम्हारे पास ही रहती, लेकिन उस वक्त मिश्रा फैमिली इस बात से सहमत नहीं थी कि मैं तुम्हारे पिता के साथ रहूं। अगर उन्हें पता चलता कि मेरा तुम्हारे पिता से एक बच्चा है तो वे तुम्हें खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते। प्रिया ने विजयलक्ष्मी को देखा और एक गहरी सांस ली। फिर उसने भावहीन होकर कहा, ठीक है, मैं मान सकती हूं कि उस वक्त तुम्हें छोड़कर जाने की तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन अब तुम मेरी जिंदगी में क्यों हो? और तुमने जबरदस्ती मेरी यादें क्यों मिटाई? क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि तुमने ये सब भी मेरे भले के लिए किया था? प्रिया, तुम मेरी इकलौती संतान हो। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें देना चाहती हूं। मैंने तुम्हारे लिए रास्ता पहले ही बना दिया है। अगर तुम मेरी योजना पर चलोगी तो जल्द ही तुम पूरी मिश्रा फैमिली की संपत्ति की वारिस बनोगी। तुम तब एक ऐसी हस्ती बनोगी जिसकी तरफ अनगिनत लोग देखेंगे। विजयलक्ष्मी ने जल्दी से कहा, ये वो चीजें हैं जो तुम चाहती हो, मैं नहीं। तुम सचमुच स्वार्थी हो। मुझे तुम जैसी मां होने पर शर्म आती है। प्रिया के ये शब्द एक तेज चाकू की तरह थे जिसने विजयलक्ष्मी के दिल को छेड़ दिया। विजयलक्ष्मी ने प्रिया को देखा। वह जानती थी कि उसकी सारी योजनाएं विफल हो गई है। उसने सोचा था कि उसकी योजना एकदम सही है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र का आना सब कुछ बर्बाद कर देगा। अब जब प्रिया की यादें वापस आ चुकी थी तो वह निश्चित रूप से विजयलक्ष्मी की दया पर निर्भर नहीं रहने वाली थी। प्रिया ने कहा, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपने मेरी खुशी की बलिदान देने में संकोच नहीं किया और यहां तक कि मुझसे मेरी यादें भी छीन ली। मुझे विश्वास नहीं होता कि आप मेरी मां हैं। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। मैं इस बार आपसे बस ये कहने आई हूं कि हम दोनों के बीच अब कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप आगे भी मेरी जिंदगी का हिस्सा बनी रहे। भले ही विजयलक्ष्मी ने सब कुछ समझा दिया था, लेकिन प्रिया उसे माफ नहीं कर पाई। इतना कहकर प्रिया खड़ी हुई और जाने ही वाली थी। विजयलक्ष्मी ने जल्दी से आगे बढ़कर प्रिया को रोकने की कोशिश की। प्रिया, तुम अभी नहीं जा सकती। तुम नहीं जा सकती। प्रिया ने भावहीन होकर विजयलक्ष्मी से पूछा, क्या आप अभी भी मेरा इस्तेमाल करने की सोच रही हैं? विजयलक्ष्मी ने चिल्लाकर कहा, प्रिया, मैं जानती हूं कि तुम मुझे अभी माफ नहीं कर सकती। मैं मानती हूं कि मैंने जो किया वो हद से ज्यादा है, लेकिन तुम सचमुच अभी नहीं जा सकती। अगर तुम चली गई तो मेरी मौत पक्की है। प्रिया ने ठंडे अंदाज में पूछा, तुम्हारी जिंदगी और मौत से मेरा क्या लेना देना है? विजयलक्ष्मी ने प्रिया को खींच लिया और उत्साह में चिल्लाई, प्रिया, मैं जानती हूं कि मैं मां बनने के काबिल नहीं हूं, लेकिन कुछ भी हो, मैं फिर भी तुम्हारी मां हूं। मैंने तुम्हें जीवन दिया है। क्या तुम सचमुच मुझे अपनी वजह से मरते हुए देख पाओगी? मेरी वजह से मरना? विजयलक्ष्मी की बातें सुनकर प्रिया एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर उसने माथे पर शिकन डाली और पूछा, आप मेरी वजह से क्यों मरेंगी? विजयलक्ष्मी ने विनती की, प्रिया, क्या तुम बैठकर मुझे बात पूरी करने दोगी? प्रिया ने कुछ पल हिचकिचाया, फिर धीरे से कहा, बस बता दो। मेरे पास तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का मूड नहीं है। विजयलक्ष्मी चिल्लाकर बोली, बात यह है
तुम्हें मिश्रा फैमिली की संपत्ति विरासत में दिलाने के लिए मैं मिश्रा फैमिली के मुखिया के पास गई और उनसे तुम्हारे लिए शादी तय करने के लिए कहा। दूसरी पार्टी मलिक फैमिली है। वह पुणे का एक प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार है। मलिक फैमिली की ताकत बहुत भयानक है। अगर तुम अभी चली गई तो ये हमारे समझौते को तोड़ने जैसा होगा। इससे न केवल मिश्रा फैमिली की बेइज्जती होगी, बल्कि इसका यह भी मतलब होगा कि मेरा काम खत्म है। विजयलक्ष्मी और मलिक फैमिली दोनों मुझे नहीं छोड़ेंगे। प्रिया ने माथे पर शिकन डाली और विजयलक्ष्मी से पूछा, मैं इसमें तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? विजयलक्ष्मी ने जल्दी से कहा, तुम्हें बस मलिक फैमिली में शादी करनी होगी। जब तक तुम मलिक फैमिली में शादी कर लेती हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मलिक फैमिली के किसी से शादी करो। यह सुनकर प्रिया एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर उसने जल्दी से कहा, मैं इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मेरी सगाई पहले ही रुद्र से हो चुकी है, जिसे मैं पसंद करती हूँ। वो रुद्र है। विजयलक्ष्मी ने चिल्लाया, क्या तुम सचमुच मुझे मरते हुए देखोगी? मैं तुम्हारी मां हूं। मैंने तुम्हें जीवन दिया है। विजयलक्ष्मी की बातें सुनकर प्रिया हैरान रह गई। भले ही प्रिया विजयलक्ष्मी से नफरत करती थी, लेकिन वो आखिरकार उसकी जन्म देने वाली मां थी। प्रिया बस विजयलक्ष्मी को मरते हुए नहीं देख सकती थी। विजयलक्ष्मी प्रिया की दयालुता का फायदा उठा रही थी। प्रिया को चुप देखकर विजयलक्ष्मी ने जल्दी से कहा, प्रिया, तुम्हें सोचना होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम रुद्र के साथ खुश रहोगी? मिश्रा फैमिली मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, और वे तुम दोनों को भी नहीं छोड़ेंगे। यहां तक कि तुम्हारे पिता भी उनके हाथों मारे जा सकते हैं। क्या तुम सचमुच अपनी वजह से सबको मरते हुए देख सकती हो? यहां तक कि रुद्र का भी मिश्रा फैमिली द्वारा शिकार किया जाएगा। विजयलक्ष्मी की बातें सुनने के बाद प्रिया फिर से हैरान रह गई। वह थोड़ी दुविधा में थी। प्रिया पहले से ही हिचकिचा रही थी। उसने माथे पर शिकन डाली और विजयलक्ष्मी से पूछा, मैं मलिक फैमिली में कभी शादी नहीं करूंगी। क्या मलिक फैमिली में शादी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? विजयलक्ष्मी ने एक गहरी सांस ली और फुसफुसाते हुए कहा, एक रास्ता है। जब तक तुम विजयलक्ष्मी और मलिक फैमिलीज को डराने वाला एक और भी ताकतवर संरक्षक नहीं ढूंढ लेती, तब तक तुम्हारे पास मलिक फैमिली के किसी से शादी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। एक और भी ताकतवर संरक्षक? ये सुनकर प्रिया निराशा से भर गई। उसे नहीं पता था कि वो किससे मदद मांग सकती है। विजयलक्ष्मी ने प्रिया की ओर देखा और बात जारी रखी, प्रिया, क्या तुम मेरे लिए ये कर सकती हो? अब मिश्रा फैमिली की जान तुम्हारे हाथों में है। प्रिया हैरान थी। इस समय उसे नहीं पता था कि क्या करे। वह जानती थी कि विजयलक्ष्मी का क्या मतलब है। अगर वह रुद्र के साथ रहना जारी रखती है तो न केवल विजयलक्ष्मी बल्कि रुद्र भी खतरे में पड़ जाएगा। वो रुद्र को अपनी वजह से खतरे में नहीं देखना चाहती थी। प्रिया ने टूटने के अंदाज में विजयलक्ष्मी पर चिल्लाया, जब आप जानती थी कि ऐसा करने से आपको खतरा होगा, तो आपने फिर भी ऐसा क्यों किया? विजयलक्ष्मी ने लाचारी से कहा, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें तुम्हारी यादें वापस मिल जाएंगी। मैं तो बस तुम्हारे भविष्य के लिए रास्ता बना रही थी। प्रिया चिल्लाई, तो क्या आपको ये सब कुछ करने से पहले मुझसे बात नहीं करनी चाहिए थी? मैंने सचमुच आपके जैसी स्वार्थी मां कभी नहीं देखी। विजयलक्ष्मी ने प्रिया को देखा और कहा, प्रिया, तुम अभी मुझे जितना चाहो डांट सकती हो, लेकिन तुम रुद्र के साथ नहीं रह सकती। हालांकि उसी समय अचानक एक आवाज आई, तुम्हें क्या हक है कि तुम प्रिया को मेरे साथ होने से रोको? विजयलक्ष्मी एक पल के लिए हैरान रह गई। फिर उसने मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। जब विजयलक्ष्मी ने रुद्र को देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा झलक आया। अगर रुद्र सामने न आता तो चीजें निश्चित रूप से ऐसी नहीं होती। विजयलक्ष्मी मुड़ी और ठंडे अंदाज में डांटा, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूं। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? रुद्र ने उदासीनता से जवाब दिया, प्रिया मेरी मंगेतर है। मैं अपनी मंगेतर को किसी और से शादी करने की इजाजत नहीं दूंगा। फिर वो प्रिया के पास गया और धीरे से कहा, प्रिया, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इस मामले को सुलझाने में तुम्हारी मदद करूंगा। विजयलक्ष्मी ने रुद्र की बातें सुनकर खींच को रोक नहीं पाई। फिर उसने हल्के से कहा, तुम उसकी मदद करोगे? तुम जरूर सपना देख रहे होगे।
क्या तुम जानते हो कि विजयलक्ष्मी और मलिक फैमिलीज कितने भयानक हैं? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास थोड़ा सा पैसा है, ये मत सोचना कि तुम कुछ भी हो। अगर ये चीजें सचमुच पैसे से हल हो सकती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता।